जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पंचायती राज से संबंधित बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी एसीएफ में आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा पिछले साल जो आया था। तो हम लोग का आज जो टॉपिक रहेगा पंचायती राज। ठीक है, आइए बात करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज जो है छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, क्या प्रावधान है, किस किस प्रकार के अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पंचायती राज चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूँ कि इतिहास क्या रहा है। आप देखेंगे तो इतिहास में अगर आप जाते हैं पंचायती राज से संबंधित इतिहास में, तो आप पाएंगे कि वैदिक सभ्यता के समय या वैदिक काल में पंचायती राज से संबंधित तो अपन डायरेक्टली बोलेंगे, लेकिन ग्राम होता था। क्या होता था? ग्राम। और ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामीणिक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ग्रामणिक कहलाता था। ठीक है, वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख ग्रामणिक कहलाता था। आगे चल के हम देखेंगे तो मौर्य काल में भी आपको ग्राम की व्यवस्था देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे चोल काल। ठीक है, चोल काल के समय में ग्राम जो है एक प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। ग्राम जो है कुर्रम कहलाता था। चोल काल के समय में ग्राम को क्या बोला गया है? कुर्रम। तो ऐसा नहीं है कि ये आज का ही कॉन्सेप्ट है, जो वैदिक काल में भी देखने को मिलेगा आपको, मौर्य काल में भी मिलेगा और चोल काल में भी मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पंचायती राज। तो थोड़ा सा इतिहास जानना था, इसलिए मैं आपको ये बता दिया हूँ। इसके बाद थोड़ा सा और इतिहास के बारे में हम जाने, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जो है आपका सपना था। क्या सपना था? तो उनका सपना था राम राज्य का। राम राज्य कहने का मतलब ये है कि ग्राम स्तर पर जो है विकास हो। ठीक है, आपको पता है कि जो बुनियादी इकाई होती है वो ग्राम स्तर में ही आपका देखने को मिलेगा। ग्राम जो होता है वो बुनियादी इकाई होता है। तो महात्मा गांधी का जो सपना था उसी को संजोने के लिए आप देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 40 में, संविधान के जो अनुच्छेद है 40 में आपको क्या मिलेगा? ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो बात हो गया ये इतिहास का कि वैदिक काल में भी ग्रामीणिक कहलाया, मौर्य काल में ग्राम मिलता था, चोल काल में ग्राम है कुर्रम, इसका जो प्रमुख कुर्रम कहलाता था। ठीक है, ग्राम जो है कुर्रम नाम से जाना गया। इसके अलावा आप देखें तो महात्मा गांधी जी का सपना है राम राज्य, और राम राज्य के लिए इन्होंने ग्राम स्तर पर विकास की बात करी है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का बात दिया गया है, लेकिन ये जो है अनुच्छेद 40 वो किसमें है? तो संविधान के भाग 4 में है, जो कि नीति निदेशक तत्वों में है। संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्व में है। ठीक है, तो हमने जाना कि अनुच्छेद 40 में भी ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 नीति निदेशक में है। ठीक है, चलो आगे और बात करते हैं इसी में। तो अगर हम आगे देखते हैं तो पंचायती राज का मतलब क्या होता है, आशय क्या है इस शब्द से, तो उसको जान लेते हैं थोड़ा सा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो ये जो पंचायती राज शब्द है इसका आशय क्या है, तो आप देखेंगे इसका जो आशय है तो इससे इसका मतलब होता है
स्थानीय स्व शासन पद्धति। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? स्थानीय शासन पद्धति। स्थानीय स्वशासन में भी आप जानना है तो मेनली कहाँ का? तो ग्रामीण, ध्यान से। ठीक है, तो पंचायती राज का आशय क्या है आपका? स्थानीय स्वशासन पद्धति से है, जो कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में आगे चल के पंचायती राज के विकास के बारे में। तो इसके लिए आप देखेंगे दोस्तों, बहुत सारी समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित बहुत सारी समितियों का गठन किया है। इसको अपन एक बॉक्स में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे विभिन्न समितियों का गठन किया गया है पंचायती राज से। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं समिति। ठीक है, इन समितियों का उद्देश्य क्या था? तो समितियों का हम लोग लिख देते हैं इसका उद्देश्य क्या क्या था। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख लेंगे इन समितियों ने क्या क्या सिफारिश, यानी क्या बात है महत्वपूर्ण, तो सिफारिशें क्या क्या थी। ठीक है, ये 3 कॉलम में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, 3 कॉलम में। ठीक है, तो इसको आप एक ट्रिक से समझ सकते हैं जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। पहला जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पहला जो है पंचायती राज के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया, पहला समिति। दूसरा हम देखेंगे तो बलवंत राय मेहता। दूसरी समिति कौन सा है? बलवंत राय मेहता। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में, पूरा डेट अगर याद रखना है तो 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता 1957 में। तीसरा आपका जो समिति है अशोक मेहता। क्या समिति है? अशोक मेहता। ठीक है, ये जो है 1977 में। ठीक, उसके बाद जो है अगली समिति जो आया, उस समिति का नाम है GV.K. राव। GV.K. राव। ठीक है, ये जो है 1985। उसके बाद आपको देखना है तो अगला समिति आएगा भाई लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, 1986। ठीक है, और छठवां और इसमें अंतिम मानते हैं उसको, तो आपका आता है P.K. थुंगन समिति। P.K. थुंगन समिति 1988। क्लियर है? चलो, इसमें देखो पहला क्या हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा क्या हुआ? बलवंत राय मेहता। तीसरा क्या हो गया आपका? अशोक मेहता। चौथा क्या हो गया? GV.K. राव। पांचवा क्या हो गया? लक्ष्मीमल। और छठवा है थुंगन। कैसे याद रख सकते हो इसको? देखो, ट्रिक है सामुबल। क्या बोलना है आपको? सामुबल अजी। क्या बोलना है? सामुबल अजी लक्ष्मीगण। क्या बोलना है? सामुबल आजी लक्ष्मीगण। ठीक है, सामू से क्या हो जाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बल से क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। अ से क्या हो जाएगा? अशोक मेहता। जी से क्या हो जाएगा? GV.K. राव। लक्ष्मी से क्या हो जाएगा? लक्ष्मीमल सिंघवी। और गण से क्या हो जाएगा? थुंगन। तो एक बार बोल दो, सामुबल आजी लक्ष्मीगण। गण लक्ष्मी बम आता है ना, आपको गण याद रखना है। ठीक है, सन याद रखने के लिए देखो 52, 57, साथ ही साथ। 52, 57, साथ ही साथ यानी 77, 85, 86, 88 बोल देना है। 52, 57 साथ ही साथ यानी 77 और 85, 86, 88 बोल देना है। 52, ठीक है, फिर 57, फिर साथ ही साथ 85, 86, 88 बोल देना है आपको। याद हो जाएगा आपको ये? चलो,
आगे देखते हैं अपन उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसी में उद्देश्य की अगर बात किया जाए तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो उद्देश्य है और बलवंत राय मेहता इन सब में, तो देखोगे आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक, ठीक है, स्तर पर, आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण विकास करना, क्षेत्रों का पूर्ण विकास करना। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा लिख के बता दिया कि आर्थिक नियोजन उस समय जो चल रहा था और उसी के साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर ग्रामीणों का, ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्ण रूप से विकास करने के लिए आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना जो है, इस समिति की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष अगर पूछते हैं आपसे एग्जाम में, नोट कर सकते हो आप लोग, तो पंडित जे.एल. नेहरू के पहल पर यह किया गया था। किनके पहल पर किया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो पंडित जे.एल. नेहरू। ठीक है, लेकिन इसमें कोई सिफारिशें हम नहीं पढ़ना है, हमको एक बात ये जान लेना है कि इसका जो परिणाम निकला, इसका जो भी परिणाम निकला वो आखिरी में क्या हो गया था? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल। क्यों असफल हो गया? तो सरकार एवं जनतंत्र के बीच में जो है आपकी दूरी बढ़ गई। दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। कम होने के बजाय दूरी बढ़ गई थी इस योजनाओं के कारण, इसलिए जो है ये असफल हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला। बलवंत राय मेहता क्यों गठित हुआ? तो बलवंत राय मेहता ये इसी की जांच करने के लिए, इसी की जांच मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच करने के लिए गठित हुई कि क्या कमी रह गई। ठीक है, जांच के लिए। किसकी जांच करने के लिए भाई? तो इसकी असफलता की जांच करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच। आपको ऐसे याद रखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए। और इन्होंने क्या सुझाव दिया, क्या सिफारिशें किया है, वो देखते हैं। तो आप देखेंगे इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बस कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, है ना, खंड स्तर पर, खंड बोला है ध्यान रखिएगा, पंचायत समिति, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर, ठीक है, जिला परिषद। ध्यान दीजिएगा इसको, जिला परिषद। और यही पंचायती राज व्यवस्था आगे चलकर छत्तीसगढ़ में दिखता है हमको कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड में पंचायत समिति ना बोलकर हम जनपद पंचायत बोल देते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद ना बोलकर हम लोग जिला पंचायत बोलते हैं। तो ये दो समिति हो गया। बलवंत राय मेहता के बाद अगला समिति है अशोक मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता के ही पुत्र है आपके अशोक मेहता, उनका एक समिति गठित किया गया 1977 में। ये क्यों आया? तो ये जो है पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ एवं पुनर्जीवित करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए आया तो पुनर्जीवित करने के लिए। और कुछ कमियां रह गई थी बलवंत राय मेहता समिति में, उसकी जांच करने के लिए असफल हो गए, वो भी उसकी भी जांच करने के लिए ये जो है अपना लाया गया है अशोक मेहता। तो पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना और पुनर्जीवित करना इसका क्या था भाई? उद्देश्य था। ठीक है, इसने क्या सिफारिश किया इसको देखते हैं। तो आप देखोगे कि पंचायती राज व्यवस्था में इसका जो सिफारिश था, ये बोले द्विस्तरीय होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये क्या बोले कि ये द्विस्तरीय होना चाहिए। पहला क्या बोले? तो पहला बोले कि मंडल पंचायत होना चाहिए, मंडल पंचायत होना चाहिए। और बोले कि जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? जिला परिषद। मतलब ये क्या बोले कि द्विस्तरीय होना चाहिए, खंड स्तर पर मंडल पंचायत हो और
जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनकी भी जो सिफारिशें हैं उसको अपर्याप्त माना गया और इसे लागू नहीं किया गया है, ठीक है। इसी बीच में जनता पार्टी की सरकार भी गिर गई थी, एक कारण ये भी हो सकता है ना लागू होने का, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका GV.K. राव समिति। कौन सी समिति आएगा? GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति की जो उद्देश्य था उसका क्या क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास। क्या था? ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, ठीक है। GV.K. राव समिति का सिफारिश था ग्रामीण विकास साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन, और इन्होंने ही इस समय पंचायती राज व्यवस्था की कमजोर स्थिति को देखकर बोला बिना जड़ वाली घास। ध्यान से आप इसको याद रखिएगा, बिना जड़ वाली घास। कौन सी समिति ने बोला है बिना जड़ वाली घास? तो GV.K. राव, पंचायती राज व्यवस्था की कमजोर स्थिति को देखकर। इनकी क्या सिफारिशें थे? तो इनकी सिफारिश जो थी आप देखोगे तो ये बोले कि नियमित चुनाव हो। क्या हो? नियमित चुनाव हो। पंचायती राज व्यवस्था में कैसा चुनाव हो? नियमित चुनाव हो। इंपॉर्टेंट है आपका, बिना जड़ वाली घास किसने कहा है ये याद रखिए। किसने नियमित चुनाव के बारे में सुझाव दिया? तो GV.K. राव समिति। क्लियर हो रहा है आप सबको? आगे देखते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अगला समिति कौन सा है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है 1986 में गठित किया गया, और इनका जो उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था भाई आपका पंचायती राज का पुनरुद्धार करना। पंचायती राज का क्या करना था इनका उद्देश्य? पुनरुद्धार करने के लिए। उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है, सिफारिशें महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो भले उद्देश्य ना याद करें लेकिन आपको सिफारिशें मालूम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये क्या बोला कि भाई पंचायती राज जो संस्थाएं हैं जो उनका पुनरुद्धार करना जरूरी है, अपने इस उद्देश्य से आए। और क्या बोले? तो महत्वपूर्ण बात यह है इसका कि क्या सिफारिशें था। तो हम देखते हैं कि सिफारिशें में क्या इन्होंने बताया। तो ये जो है बोलते हैं आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की संवैधानिक दर्जा मिले। कैसा दर्जा मिले आपका? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से। पहली बार संवैधानिक दर्जा देने के बाद लक्ष्मीमल सिंघवी, आप लोग लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ते हैं ना, तो लक्ष्मी संविधान ऐसे याद रख लेना, जल्दी याद हो जाएगा। संवैधानिक दर्जा, साथ में बोले कि अलग से अध्याय जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? अलग से अध्याय जोड़ा जाए। तो महत्वपूर्ण सिफारिश से आपको मिलता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में। संवैधानिक दर्जा की बात पहली बार, और अलग से अध्याय जोड़ने की बात भी इन्होंने कही है। क्लियर है बातें? आगे देखते हैं। ये हो गया आपका सिंघवी समिति। अंतिम है आपका P.K. थुंगन समिति। कौन सी समिति? P.K. थुंगन समिति। तो P.K. थुंगन समिति जो आया था उसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा की जांच करना। ढांचा की जांच, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा की जांच हेतु जो समिति गठित हुआ उसका नाम है P.K. थुंगन समिति। इन्होंने क्या बोला? तो इन्होंने भी पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। संवैधानिक दर्जा की बात ये भी बोले। लक्ष्मीमल सिंघवी तो बोले ही हैं, साथ में ये भी बोले। उसके बाद आप बोले, ये क्या बोले अगला? तो ये बोले कि 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित अंतराल में पंचायती राज व्यवस्थाओं में चुनाव का व्यवस्था भी होना चाहिए। साथ ही साथ महिला आरक्षण की बात भी करे हैं। किसका बात किए हैं ये? महिला आरक्षण। ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। P.K. थुंगन समिति, P.K.
थुंगन समिति महिला आरक्षण की बात करें हैं, ठीक है, या किए हैं, तो ये संवैधानिक दर्जा भी बोले हैं, 5 वर्ष में हर प्रति 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए बोले, महिला आरक्षण के लिए भी ये बात बोले हैं। तो ये इनकी सिफारिशें हो गई है। एक बार रिकॉल करते हैं सरसरी तौर पर कौन कौन सा समिति। तो पहला देखो, कोड में याद रखना चाहो तो कोड में याद रख सकते हो, सामू बल आज ही लक्ष्मी गण, गण बोलना है आपको, बम ना बोल के गण। सामू से सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव, लक्ष्मीमल और थुंगन। 52, 57, 7 ही 7, 85, 86, 88, 7 ही 7 यानी 77। क्लियर। उद्देश्य सरसरी तौर पर देख लेना, लेकिन सिफारिशें कौन त्रिस्तरीय बोला कौन द्विस्तरीय, ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय अशोक मेहता, पहले पिताजी फिर पुत्र उसका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं थोड़ा संवैधानिक प्रावधान के बारे में कि भाई संविधान में ये सब समितियों की सिफारिश के बाद कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची में इसको शामिल किया गया और कितने विषय हैं इसके। तो आप देखेंगे इन सब समितियों की सिफारिश के बाद आगे चलकर जब संविधान संशोधन हुआ तो उस संविधान संशोधन का आपको जो नाम मिलेगा उसका नाम है, ठीक है, कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या नाम है? 73वां। तो इन समितियों की सिफारिश के बाद 73वां संविधान संशोधन लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पास आपका, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसी के तहत भाग जोड़ा गया है, आप सभी जानते हैं, भाग जोड़ा गया 9। भाग कौन सा जोड़ा गया है? 9। और अनुसूची जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची। और इसी अनुसूची में विषय कितने हैं पंचायती राज से संबंधित? तो 29 विषय है। कितने विषय है? 29 विषय। और ये जो भाग 9 है इसमें नाम दिया गया है पंचायत। क्या नाम दिया गया है? पंचायत नाम दिया गया है। भाग 9 अनुसूची 11 और अनुसूची 11 उसमें विषय है 29 विषय, ठीक है। और भाग 9 में जो शीर्षक है वो क्या शीर्षक दिया गया है आपका? पंचायत के नाम से दिया गया है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे क्वेश्चन आता है कि भाई ये पंचायती राज किसका विषय है, तो पंचायती राज जो है, ये जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ये सब आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। पंचायती राज किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। थोड़ा सा प्रावधान और देखते हैं। कोई भी संशोधन अधिनियम कब बनेगा? जब वो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, जब पारित होगा, फिर उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, तब जाके वो क्या बनेगा? अधिनियम। तो आइए देखते हैं हम लोग कि लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब हुआ और राष्ट्रपति का अनुमोदन कब हुआ, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका लोकसभा पहला, फिर राज्यसभा, फिर आपका राष्ट्रपति, ठीक है। पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर राष्ट्रपति। तो लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पारित है ना, ये पारित, ये भी पारित हो जाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन, तिथि याद करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो याद करने के लिए एकदम सरल है, 22 के बाद 23 और 23 के बाद 20। दीदी बोलना है, दी यानी दिसंबर, दीदी हो गया, दीदी दिसंबर। और दीदी को बुलाना है तो आ यानी अप्रैल, यानी क्या हो जाएगा? अप्रैल, ठीक है। पहले तो तिथि याद हुआ, अब सन देख लो इसका। तो ये 1992
ये भी 1992 और ये हो जाएगा 1993। भाई दिसंबर के बाद आगे बढ़ेंगे तो अप्रैल दिख ही रहा है, तो ए यानी आ दी दी है ना भाई। तो 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 20 अप्रैल, 92, 92 और 93। क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। भाई तो आपको याद रखना है उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति एस डी शर्मा, शॉर्ट फॉर्म याद रखो एस डी शर्मा। क्या नाम है इनका? एस डी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। एस डी शर्मा मतलब क्या होगा? शंकर दयाल शर्मा, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। और मान लो आपसे पूछ दे प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, वैसे आता नहीं है इतना डीप क्वेश्चन, लेकिन आप जान लीजिए। तो पी से प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा, पी से ही, पी से क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा। तो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन जो हो गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा में पारित कब हुआ, राज्यसभा में पारित कब हुआ, राष्ट्रपति, तो ये आपका रहा। राष्ट्रपति कौन थे? तो ये। ठीक है। अब इसके बाद एक तिथि और आता है कि भाई लागू कब हुआ, ये लागू कब हुआ। तो आप देखेंगे ये जो है लागू हुआ है 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल सन क्या चल रहा है? 1993 को ही। इसीलिए आप पाते हैं कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर हुआ भाई? 24 अप्रैल 1993 में लागू हो गया, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये हो गया आपका संवैधानिक प्रावधान, कैसे ये आपका अधिनियम बना है। ठीक है, समझ आया आपको इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग इसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। लेकिन प्रावधान हम देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा, वहां के राज्यपाल का अनुमोदन और वो है राजपत्र में कब जो है प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें तो पंचायती राज अधिनियम जो है इसमें इसको 3 भागों में हम देख सकते हैं। सबसे पहला मध्य प्रदेश के विधानसभा में कब पारित हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में जो है ये पारित हुआ। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल का अनुमोदन कब मिला, और आखिरी में राजपत्र में प्रकाशित। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तिथि में कंफ्यूजन होता है। यहां पे लिख दो 24, यहां लिख दो 25 और यहां 5 बढ़ा के लिख दो 30। ठीक है, यहां पे लिख दो दिसंबर के बाद जनवरी, एक दिन बढ़ा तो ये भी क्या हो जाएगा? जनवरी। समझ आया? 24, 25, 30 दिसंबर, 24 जनवरी, 25 जनवरी। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश के विधानसभा में कब पारित हुआ? 30 दिसंबर। राज्यपाल का अनुमोदन कब मिला? 24 जनवरी। उसके बाद राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? 25 जनवरी। अब सन भी देखना है इसका कि भाई सन क्या है, तो आप इसमें देखेंगे 1993 और ये हो जाएगा 1994 और ये भी हो जाएगा 1994। क्लियर है? मतलब 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ। 24 जनवरी 1994 राज्यपाल का हस्ताक्षर हुआ है और राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ है? 25 जनवरी 1994 को। ये हो गया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ठीक है,
इसी में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमको विधियों का अनुकूलन आदेश भी मिलेगा, विधियों का अनुकूलन आदेश। तो देखते हैं इसके बाद हम लोग विधियों का अनुकूलन, ये आपको एकदम ध्यान से याद रखना है। 24, 25, 30 दिसंबर है, फिर जनवरी, 93, 94, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें हम लोग विधियों के अनुकूलन आदेश। विधियों का अनुकूलन आदेश, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें 3 तिथि आपको याद रखना है, ध्यान से। इसमें आपको तरीका है याद करने का इसका भी, ठीक है। 7 जून, फिर आपका हो जाएगा 18 जून, ठीक, और हो जाएगा नवंबर 2000। इसको अलग से याद करना रहेगा, नवंबर 1, नवंबर 2000। इसमें कोरिलेट इसको इसमें मत करिएगा। 7 जून 2001, 18 जून 2001, ये दोनों से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। 7 जून 2001 में आप देखेंगे तो विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया, विधियों का अनुकूलन, ठीक है, आदेश बनाया गया, आदेश बनाया गया, ये याद रखो। 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला तिथि कौन सा वाला, 18 जून, तो ये जो है राजपत्र में प्रकाशित। 7 जून विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया, फिर उसी को 18 जून 2001 को जो है राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। और नवंबर 1 नवंबर 2000 से ही विधियों का अनुकूलन आदेश जो है छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त हुआ। 2001 जो है प्रवृत्त हुआ है, इसको समझना है आपको। मैं आपको ध्यान से एक बार बोल रहा हूं, उसको सुनिएगा, ये क्या है और क्यों इसको हम ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो विधियों का अनुकूलन आदेश में 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया, ये क्लियर है। 18 जून 2001 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, ये भी क्लियर है। लेकिन नवंबर 2000 से ही छत्तीसगढ़ में विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 प्रवृत्त है। मतलब इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। विधियों का अनुकूलन 2001 के अनुसार आप पाएंगे कि 31 अक्टूबर 2000 तक जितना भी प्रावधान था पंचायती राज का, वो आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार से लागू हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा राज्य बना छत्तीसगढ़, तो 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में जो भी अब संविधान संशोधन होंगे वो वही लागू होंगे, न कि मध्य प्रदेश के संविधान के संशोधन वगैरह लागू होंगे। मतलब आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नवंबर 2000 से ही चालू हो गया था, लेकिन अधिसूचित नहीं किया गया था। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारे यहाँ 1 नवंबर 2000 से ही पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हो गया था, लेकिन इसे अनुसूचित नहीं किया गया। अनुसूचित किया गया है विधियों के अनुकूलन आदेश के द्वारा, जो कि 7 जून को बनाया गया आदेश, 18 जून को राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। अब समझ आया। और जहां जहां पास पंचायती राज में मध्य प्रदेश शब्द लिखा था, उसके जगह में वहां पर छत्तीसगढ़ शब्द भी लिखा गया है। ये हो गया आपका क्या, विधियों का अनुकूलन आदेश। आशा करता हूँ ये आपको समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको रिपीट करके दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं। इसी पंचायती राज अधिनियम 1993 में, इस अधिनियम में कितनी धारा है, कितनी अनुसूचियां हैं और कितनी अध्याय हैं, ये भी आपको जानना है। लास्ट टाइम सीएमओ के एग्जाम में आपको पूछा भी गया है, ठीक है, कि पंचायती राज अधिनियम में कितनी धारा, कितने अध्याय, कितनी अनुसूची। तो देख लेते हैं उसको भी।
तो ये जो अधिनियम है पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ का, इस अधिनियम में देखेंगे तो कुल जो है आपका अनुसूची कितने हैं, तो पता होगा आप लोगों को अनुसूची इसमें कितना है, 4 है। अध्याय की बात किया जाए तो अध्याय इसमें आपका 15 है और धारा है, अनुच्छेद नहीं धारा है। धारा कितना है 132, 4, 15, 132, ठीक है। 4, 15, 132 पहले अनुसूची बोलना है, फिर आपको अध्याय बोलना है, फिर आपको धारा बोलना है। 4, 15, 132। इसी धाराओं में से एक आपको मैं काम की चीज बताता हूं। ये जो है 129 क से लेकर 129 च तक, 129 क से लेकर 129 च तक अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान का वर्णन है, ठीक है। डीप क्वेश्चन अगर बनाए एग्जाम में तो आपको जानना है। धारा 132 में ही धारा 129 क से च तक अनुसूचित जनजातियों संबंधित विशिष्ट उपबंध को बताया गया है, ठीक है, जो है विशिष्ट उपबंध को बताया गया है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा डीप में स्टडी करना है। ये तो पहला लेक्चर है, इसके बाद हम लोग पूरा अनुच्छेद को याद करेंगे, क्या क्या बोलता है, फिर ग्राम सभा का वीडियो देखेंगे, पूरा कंप्लीट क्लासेस देखेंगे इसमें। तो 129 क से 129 च तक, तो कैसे याद रख लेना है, क और च, कच कच, कैसे याद रखना है, कच कच। कहाँ पे कच कच नहीं होता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कोई कच कच नहीं होता है। 129 क से 129 च तक, ठीक है। तो ये आपको 4 अनुसूची, 15 अध्याय और धारा 132। कल हम लोग का जो वीडियो बनेगा